कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के लेक्चर में एक नए देश के संविधान की व्यवस्था के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उस संविधान में, उनके संविधान में क्या दिया गया है और किस प्रकार से पावर है, और उसका थोड़ा सा मैच किस प्रकार से भारत के साथ है। तो एक देश है स्विट्जरलैंड। आप सभी जानते हैं, मूवीज के लिए जो स्पॉट चूज किया जाता है उसमें स्विट्जरलैंड एक महत्वपूर्ण, पर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके संविधान की कुछ एक अलग यूनिकनेस है, और यही यूनिकनेस हमें इसको पढ़ने के लिए लाइक करती है। आज हम स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, पर उस छोटे से देश हो जाने के बावजूद भी वो संघात्मक है। अब दिमाग में ये आता है कि सर, आपने बोला था कि परिसंघात्मक और संघात्मक दो प्रकार के राज्य रहते, जो कई सारे राज्यों से मिलकर बने होते रहते, और ये सब कंडीशन आती है बड़े स्तरों पर। कहां पर आती है? बड़े स्तरों पर। तो मतलब छोटा सा राज्य, वहां पर संघात्मक स्थिति, ये कैसा? जब ये बात आती है तो मैं आपको एक चीज बता दूं। यहाँ पर कई सारे राज्य, इनको कैंटन कहा है, और ये मिलकर स्विट्जरलैंड का निर्माण करते हैं। अब ये सब मिलकर स्विट्जरलैंड का निर्माण करते हैं, तो ये छोटे छोटे कैंटन का रहने देना क्यों आवश्यक था? क्योंकि इन सब कैंटन की अपनी अपनी विशेषता थी। सब अपने अपनी विशेषता को ध्यान में रखना चाहते थे, उनको संरक्षित रखना चाहते थे, और यही बात को ध्यान में रखकर छोटा सा स्विट्जरलैंड होते हुए भी वहां पर संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। आया समझ में? क्यों संघात्मक है? क्लियर हुआ? चलिए, पहली बात क्लियर होगी, ये एक संघात्मक है, मतलब अमेरिका की तरह है। ठीक है, कई सारे राज्यों को मिलकर बने। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो प्रमुख है, जो पूरी व्यवस्था को संभालती है, वैसे वहां पर हमें जनता दिखाई देगी, क्योंकि जनता पॉपुलेशन कम है। तो उसके बावजूद भी जो वहां की संसद, अगर मैं संसद शब्द बोलूं, तो वो, उसके भी दो सदन रहते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। जैसे हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत, निम्न सदन में और उच्च सदन में दोनों में अंतर है, परंतु ये दोनों मिलकर संसद का निर्माण करती है, और इसी को यही कार्य करती है विधायिका का। विधायिका का कार्य करना मतलब, आपको पता है विधायिका का मतलब क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? उस कानून को लागू कराना। न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? उस कानून का अगर किसी ने उल्लंघन किया है या कानून गलत प्रकृति का बना है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करना या फिर सजा देना। तो ये सब बातें आती है। आपको ये बातें अगर क्लियर है, मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिए थे जब फंडामेंटल बातें हो रही थी। तो यहाँ पर विधायिका है, ये विधायिका ही संसद, और जो कार्यपालिका है वो इस विधायिका से ही निकल कर आती है, और कार्यपालिका के सदस्यों की संख्या होती है केवल और केवल 7। कितनी होती है? केवल और केवल 7। इन लोगों का प्रमुख रूप से उपयोग कानून को लागू कराने में रहता है। परंतु मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्विट्जरलैंड जो है एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जनता की भूमिका कहीं ना कहीं होती है, और जनता की भूमिका होती तो पहल, जन संग्रह, जन्म संग्रह, इसके माध्यम से रिकॉल। आपको पता है, मैं आपको बताया था, पहल, जनमत संग्रह और रिकॉल या वापस बुलाना, ये सब आपको यहाँ पर स्विट्जरलैंड में दिखाई देगा। तो इसके कारण वहां पर कार्यपालिका के सदस्यों की संख्या कम रखी गई, क्योंकि जनता ही कहीं ना कहीं शासन में भूमिका निभा लेती है। जनता ही कानूनों को मानती है, क्योंकि कानून बनाने में भूमिका वो भी निभाती है। तो इसलिए हमें ज्यादातर चीजें वहां पर सिंपल फॉर्म में चलते हुए दिखाई देती है। ये था छोटा सा, ज्यादा बड़ा, छोटा सा
स्विट्जरलैंड का कानून, संविधान। बस इसमें बात ये याद रखना है कि छोटा देश है, उसके बावजूद ये संघात्मक है। इस संघात्मक होने का प्रमुख कारण यहाँ पर के कैंटन, यहाँ पर राज्य नहीं हुआ, कैंटन बोला था, उस कैंटन की अपनी अपनी विशेषता और अपनी अपनी विशेषता को बनाए रखने के लिए उन्होंने संघात्मक राज्य बनाने का निर्णय किया, और ये संघात्मक राज्य है। स्विस फेडरल सिस्टम कहा जाता है इसे, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये बात याद है तो इसके बाद में इसके ऊपर का एक देश देखते हैं जिसका संविधान सच में थोड़ा सा अलग है, आपको पेचीदा भी लगेगा, थोड़ा समझने में भी मजा आएगा, और उसकी तुलना हम भारत की इससे करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों। कई सारे लोग जैसे एक आर्टिकल पढ़ोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप लोग बच्चे, आर्टिकल 53, 74, 75, सारी शक्तियां, ये है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, जिसका उपयोग वो अपनी निचले सदस्यों की भूमिका से करेगा, सहायता से करेगा। आर्टिकल 74 और 75 प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के संबंध में है। इसमें सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में, और इन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। तो ये सब बातें कही गई है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति जो है वो एक सिंबॉलिक प्रमुख है, वास्तविक नहीं है। पर जो फ्रांस है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी ही कुछ चीजें दिखाई देती, परंतु वो चीजें वहां पर बंटवारे के रूप में। आपको फ्रांस के बारे में अगर पता है तो फ्रांस में वर्ल्ड हिस्ट्री के में हमने फ्रांस क्रांति के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की, और थोड़ा सा जब बताने की कोशिश की तो 1789 के करीब करीब फ्रांस में हुई क्रांति, और वहां पर हुआ राजतंत्र समाप्त। राजतंत्र क्या हुआ? समाप्त। और राजतंत्र समाप्त हो जाने के बाद में लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई, अर्थात जनता के शासन की स्थापना की क्या की गई, बात की गई, और इसके बाद में वहां पर जनता का शासन आने लगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर आपको दो व्यक्ति दिखाई देंगे, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति कार्य करता है, पर फ्रांस में ये दोनों स्वविवेक से कार्य करते हैं। दोनों के पास में अपनी अपनी शक्तियां हैं और वो अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो मतलब ये भी दोनों शक्ति संपन्न है और दोनों ही कार्यपालिका वाला कार्य करते हैं। ये भी कार्यपालिका वाला कार्य करता है और ये भी कार्यपालिका वाला कार्य करता है, मतलब कानून को लागू कराने वाला। तो स्वाभाविक रूप से ये एक कार्यपालिका है, ये एक कार्यपालिका, तो मतलब कितनी कार्यपालिका हो गई? दो कार्यपालिका। तो फ्रांस के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका। कैसी कार्यपालिका है? दोहरी कार्यपालिका। तो लिख लीजिए, फ्रांस के संविधान में दोहरी कार्यपालिका का उपबंध है। दोहरी कार्यपालिका का उपबंध है। ठीक है। दूसरी बात, सर्दी ज्यादा हो गई है हमें, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा टॉलरेट करिएगा। एक और अच्छा सा उपबंध है जो हमारे देश के संविधान से मिलता जुलता नहीं। हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति ने एक पद ले लिया है तो उसके बाद में दूसरा पद नहीं ले सकता। जैसे मान के चलो हमारे यहाँ पर कोई नगर पालिका का अध्यक्ष है और उसके बाद में वो विधायक बना, तो उसे नगर पालिका के अध्यक्ष पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, और फिर विधायक के पद को उसको ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा है कि वो दोनों पदों को शामिल रख सकता है और दोनों पदों का उपयोग करते हुए कार्य कर सकता है।
ये उसकी दूसरी विशेषता। मैं विशेषता ही बता रहा हूँ, और विशेषता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार हो सके पूछ ले, वो हो सके वो पूछने की संभावना रखे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको इसके विषय में पता चलेगा कि फ्रांस का जो पूरा का पूरा ढांचा है वो संघात्मक है। कैसा है? संघात्मक। अब ये संघात्मक ढांचे के बारे में उन्होंने कहा, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, पर वहां पर कार्यपालिका दो प्रकार की है, इसलिए इसे कभी कभार अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, कभी कभार अलग नामों से भी इसको कोड करने की कोशिश की जाती है, जिसमें से एक कोड है अर्ध संसदीय या अर्ध अध्यक्षात्मक। मतलब दो प्रकार की कार्यपालिका होने के कारण राष्ट्रपति के अधीन एक और प्रधानमंत्री के अधीन एक। तो आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती है, एक संसदीय और एक अध्यक्षात्मक। संसदीय में प्रधानमंत्री प्रमुख रहता है, अध्यक्षात्मक में कौन रहता है प्रमुख? राष्ट्रपति। यहाँ पर दोनों ही है। तो अर्ध संसदीय और अर्ध प्रधानमंत्री कार्यपालिका होती है। यही दो प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर चुनाव के संबंध में कुछ अलग विशेषता है, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। स्विट्जरलैंड में भी जो चुनाव होते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से होते हैं और लिस्ट प्रणाली के माध्यम से होते हैं। उन बातों को भी मुझे बताना था, पर मैं ये सोच कर नहीं बताने की कोशिश की, क्योंकि अभी आप नए नवेले हो और नए नवेले बच्चों को सीधे से लिस्ट प्रोसेस पे ला देना तो कहीं ना कहीं डर पैदा कर देगा। तो आप एक लिस्ट प्रोसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्या? अभी आप लोग चुनाव में वोट देने जाते ही हो, तो चुनाव में वोट देने आते, अभी अलग टॉपिक है। हमने फ्रांस का भी देख लिया थोड़ा सा संविधान, स्विट्जरलैंड का भी देखे, अब जर्मनी का बचा हुआ है, और जर्मनी की बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम आपको दो प्रकार की चुनाव पद्धति को बता देते हैं। दो प्रकार की चुनाव पद्धति में पहली चुनाव पद्धति है बेटा पहले खंबे को छू। दूसरी है अनुपातिक पद्धति। आप लोग इस पद्धति से बहुत अच्छे से परिचित हो। जैसे हमारे यहाँ पर सांसद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, या फिर नगर पालिका का चुनाव होता है, या ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। इन सब में वोट दिए जाते हैं, और वोट अगर मान के चलो वोटरों की संख्या 100% है तो 100 है तो स्वाभाविक रूप से 100 के 100 वोट देने आते क्या? नहीं आते। 70% लोग जाते हैं तो 70 वोट हुए, और इन 70 वोट में मान के चलो सांसद के पद के लिए 10 लोग खड़े हुए थे। कितने लोग खड़े हुए थे बेटा? 10 लोग। तो 10 लोग में से जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो ही चुनाव जीतेगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि भैया उसे इस 100 का 50% वोट मिले, इस 70 का 35%। अगर मान के चलो इस 10% वो इस 10 कैंडिडेट में मान के चलो सबको 7 7 7 7 मिल रहा है, पर 90 नंबर का कैंडिडेट और 10वें नंबर के कैंडिडेट में ऐसा हो गया, एक को 6 मिला और एक को 8 वोट मिल गए। तो 8 वोट मिलने वाला जो कैंडिडेट है उन्होंने वो बाकी 9 कैंडिडेटों की तुलना में एक वोट ज्यादा लिया है। एक वोट ज्यादा लिया है तो मतलब बहुमत है उसको, तो मतलब कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है? जीत जाता है। ये पद्धति हमारे यहाँ पर संसद व्यवस्था में, विधायिका में, नगर पालिका में, ग्राम पंचायत के चुनाव में ये हम अपनाते हैं। क्यों अपनाया गया? राष्ट्रपति के चुनाव के समय में हम बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पास द पोल क्यों अपनाई गई हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। बस आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव
उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो इस पद्धति से होता है। इसमें आपके सामने एक पर्चा रख दिया जाता है और पर्चे में आपके सामने कई सारे नाम, उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि कौन सा कैंडिडेट मुझे बहुत अधिक पसंद है, उससे कम कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन। मतलब आपको हायरार्की बनाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है मेरी चॉइस फिलिंग में कौन कौन पसंद है। और उन पसंद में से अगर मान के चलो किसी कैंडिडेट को 100% वोट जो होते दिए हुए वोट वैध मत, तो उस 100% वोट का अगर किसी व्यक्ति को 51% वोट मिलते हैं तो ही वो चुनाव जीतता है। जब तक के अगर किसी व्यक्ति को 51% वोट नहीं मिल पाते हैं तब तक के चुनाव की प्रोसेस चलते रहती है, मत हस्तांतरित होते रहते हैं। कैसे होते रहते हैं, इसी को थोड़ा सा पर्दे में रखिए, और इसी को जब पर्दे में रखेंगे तो ही आपको राष्ट्रपति के चुनाव को समझने में और ज्यादा दिलचस्पी आएगी। तो मैं आपको ये दोनों बातें बताना चाहता था। स्विट्जरलैंड में जो है ये इस पद्धति को अपनाया गया, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बस मेरा कहना ये था कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए, धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। थैंक यू। चलिए, मैं कुछ भूल गया था, उसे भी ध्यान में रखिए। भूल ये गया था कि आपके सामने 2-4 से प्रश्न हम रख दें। 2-4 से प्रश्न का मतलब ये है 2-3 प्रश्न आप लिख लीजिए। पहला लिखिए, अमेरिका का संविधान परिसंघात्मक है, हाँ या ना। दूसरा, अमेरिका में कार्यपालिका और राज्य का प्रमुख कौन होता है। तीसरा, अमेरिका के कांग्रेस के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। चौथा, स्विट्जरलैंड में एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। फ्रांस में एकल कार्यपालिका का प्रावधान है, आगे लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने हमने दिए हैं, आप इन्हें जरूर सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने की कोशिश करिएगा। अब धन्यवाद।